जिस समाज से मैं आती हूँ, वाल्मीकि समाज, आज भी बहुत सा हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा सफाई कर्मी वर्ग है। अब सफाई कर्मी अगर 8,000 10,000 कमाएगा, वो कैसे अपने बच्चे को आईआईटी आईआईएम तक भेजने के सपने देखेगा, या कैसे यूपीएससी कराएगा, या कैसे फॉरेन एजुकेशन कराएगा? उन बच्चों की मदद कौन करेगा? उन परिवारों की मदद कौन करेगा? कि कब तक हम लोग मसीहा का इंतजार करेंगे? क्या एक नेता हमारी समाज की या हमारे लोगों की तकदीर बदल सकता है? तो जवाब है नहीं। तो इस पूरी व्यवस्था में अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कैसे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? और हम लोग किस तरीके से एजुकेशन में या अलग अलग तरह के लेवल पर अपने लोगों की मदद कर पाए? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हर बार की तरह खास मेहमान रोहिणी घाबरी। आप सब जानते हैं, बहुजन समाज की बेटी, भारत की बेटी, जो भारत को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। स्विट्जरलैंड में रहती हैं और 1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला था। सोचिए, अपनी मेहनत से, काबिलियत से इन्होंने वहां तक का सफर तय किया। एमबीए कर चुकी हैं और अब इनकी एक बड़ी इनिशिएटिव हो रही है। ये चाह रही हैं कि भारत में जो नीडी लोग हैं, जो खासकर जो बच्चियां हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, गरीब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको कैसे आर्थिक रूप से मदद की जाए। मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा है, इंस्टाग्राम पे। रोहिणी ने कहा कि हम सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे। सोशल इनिशिएटिव लेंगे, पे बैक टू सोसाइटी करेंगे और आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे, न्याय के लिए भी मदद करेंगे। एक ऐप लॉन्च करने वाली हैं, आगे इनसे जानते हैं। रोहिणी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। क्या है पूरा प्लान? सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक का और नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम, नमस्ते, जय वाल्मीकि बोलना चाहती हूँ। साथ ही साथ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम अभी 2025 में बैठे हैं। उसकी सभी को हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, आपने प्लान तो बताया है। पिछले 2.5 महीने हो गए हैं, मैं अक्टूबर से यहाँ पर इंडिया में आई हूँ, 4 साल स्विट्जरलैंड में रहकर आई हूँ। तो इस पूरे 4 साल की जर्नी के साथ यहाँ 3 2.5 महीने यहाँ रहने के बाद जो अनुभव मैंने किया, क्योंकि जब से मैं स्विट्जरलैंड में थी तो लोग बोलते थे कि दीदी, ग्राउंड पर क्या हकीकत है आप उसको जानो पहले, कि हमारी समाज की क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हमें काम करना है उसको पहचानो। तो मैं जब से आई हूँ, जब से अलग अलग राज्यों में विचार गोष्ठी की है, 7 स्टेट्स में हमने अलग अलग जगह पर लोगों के साथ बैठे हैं, बात की है। एमपी की तो मैं हूँ, साथ ही साथ 3 स्टेट्स में तो मैं अभी लास्ट 15 डेज में मैंने लोगों से मिली और बात की। अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा पे सबका अधिकार है, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। और आज उस अधिकार से ही मैं स्विट्जरलैंड में पीएचडी करके आई हूँ, यूनाइटेड नेशंस में 3 टाइम्स मैंने रिप्रेजेंट किया। ये सारी उपलब्धियां सब शिक्षा से ही है। अब जो बच्चे, कुछ बच्चों की मदद, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, हमारे पास अधिकार है जो शिक्षा के, उसके साथ ही हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज से जो स्टूडेंट्स जाते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, हो गया आईएएस आईपीएस या अलग अलग कोचिंग संस्थानों के लिए, उनका सिलेक्शन हो गया, वो लोग उस कोटे के तहत और उस अधिकार के तहत और पॉलिसीज के तहत एजुकेशन ले लेते हैं। कुछ बच्चों के परिवार संपन्न होते हैं, माता पिता संपन्न होते हैं, तो वो उन्हें एजुकेशन में हेल्प करते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने देते। लेकिन अब आती है थर्ड कैटेगरी, जो ना गवर्नमेंट से जिन बच्चों को बेनिफिट मिल पाता है, ना जिनके पेरेंट्स उस तरह से सक्षम है। अब उन बच्चों का क्या क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? उनकी मदद कौन करेगा? वो किसके पास जाएंगे? मैंने कई ऐसे भटके हुए स्टूडेंट्स को देखा है और कई ऐसे बच्चों से मिली हूँ जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, सपने सच में पूरे करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। अब हम सालों से देखते आए हैं कि इसकी गवर्नमेंट आएगी तो ये चेंज आएगा, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, अदर गवर्नमेंट्स आएंगी या अदर स्टेट्स में अलग अलग सरकारें आएंगी तो बदलाव होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी डिफरेंट है। हम लोग हमेशा पॉलिसी मेकर से ये उम्मीद करते हैं कि ये चेंज लेके आएंगे। कई लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, कई लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं। तो शिक्षा के लिए इतना संघर्ष क्यों? क्या बच्चा पैदा होने के बाद में या फिर एक बड़ा होने के बाद में वो शिक्षा के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा है हमारी कंट्री में? फॉरेन में मैं रहकर आई हूँ, वहां पर बच्चों को इजीली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, स्विट्जरलैंड में तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। तो हमारे देश में इतना संघर्ष क्यों? तो इन बच्चों की मदद कैसे करें, उसको लेकर हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है।
एक विचार बनाया है, उसको लेकर मैं आप लोगों के सामने और इस चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहती हूँ कि एक ऐप बना रहे हैं हम जन पावर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। अब जन पावर क्या है? हम सबके अंदर पावर है। मैंने अपनी वीडियो में भी, एक वीडियो काफी वायरल हुई, उसमें भी कहा, और मैं अपने लोगों के बीच में ये बात रख रही हूँ कि कब तक हम लोग मसीहा का इंतजार करेंगे? क्या एक नेता हमारी समाज की या हमारे लोगों की तकदीर बदल सकता है? तो जवाब है नहीं। तो इस पूरी व्यवस्था में अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कैसे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? और हम लोग किस तरीके से एजुकेशन में या अलग अलग तरह के लेवल पर हम अपने लोगों की मदद कर पाए? तो इस ऐप के माध्यम से सबसे पहले तो हम लोग रिक्वायरमेंट्स डालेंगे। अब कितने हमारे ओवरऑल कंट्री में कितने स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन में करना क्या चाहते हैं? कुछ बच्चों का एक पूरा ग्राफ बनेगा, उसमें पूरी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनेंगे। कुछ बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए चाहते हैं, तो उनमें एलिजिबल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, जो बच्चे विदेश पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आईएएस आईपीएस करना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए दिल्ली पढ़ने जाना चाहते हैं, जिनका सपना है कि टॉप 5 कोचिंग क्लासेस में हमारा एडमिशन हो। क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर किसी को भी एक पीछे से हमने पुश कर दिया, एक हेल्पिंग हैंड बन गए, तो ऐसे हजारों की संख्या में बच्चे बनेंगे जो सच में बनना चाहते हैं, जो सच में अपने भविष्य को पूरा बनाना चाहते हैं। तो वो हेल्पिंग हैंड हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनना चाहते हैं, एक बैक सपोर्ट बोल सकते हो आप। और उसमें उसका पूरा काम कैसा होगा, मैं आगे आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, इस चैनल के माध्यम से। तो अभी शुरुआत हुई कि स्टूडेंट्स की पहले, सबसे पहले तो स्क्रूटनिंग हो गई कि फॉरेन एजुकेशन के लिए कौन है, आईआईटी आईआईएम में बच्चे किस तरह से जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आईएएस आईपीएस हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग एजुकेशनल सेक्टर। उसके लिए एक पूरी आईटी टीम बनाई है हमने, आईटी सेल बनाई है इंदौर में, एक ऑफिस बनाया है। उसके थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट्स तक जानेंगे। अब जैसे ही हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है कि 100 स्टूडेंट्स को हम लोगों को यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, और ये स्टूडेंट सीरियसली एलिजिबल हैं, ये लोग एजुकेशन में इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, ये पढ़ना चाहते हैं, इनको अगर थोड़ी सी मदद की, अगर 2 ढाई 3 लाख की अगर कोचिंग में हमने हेल्प कर दी, तो हो सकता है कि बच्चा अधिकारी बन जाए। आज क्या होता है, अगर आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देखोगे ना, तो खासकर दलित समाज में 10th 12th के बाद बच्चे स्टडीज छोड़ रहे हैं। उनको सब पता नहीं है, उन्हें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। क्योंकि 10th 12th के बाद तो बोलते हैं ना, आंखें खुलती है कि अब क्या करना है, अब अगर हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कैसे बनना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार की दैनिक स्थिति, जैसे जिस समाज से मैं आती हूँ, वाल्मीकि समाज, आज भी ये बहुत सा हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा सफाई कर्मी वर्ग है। अब सफाई कर्मी अगर 8,000 10,000 कमाएगा, वो कैसे अपने बच्चे को आईआईटी आईआईएम तक भेजने के सपने देखेगा, या कैसे यूपीएससी कराएगा, या कैसे फॉरेन एजुकेशन कराएगा? उन बच्चों की मदद कौन करेगा, उन परिवारों की मदद कौन करेगा? तो उसको लेकर हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। इसमें हम प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक क्राउड फंडिंग जनरेट कराएंगे, और सारी चीजें हमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेंगी ऐप पर, कि हमारे पास इतना पैसा आया है, हम लोगों ने इतने लोगों की हेल्प की है, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारी टीम के इतने लोग हैं। ऐप इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, इजीली हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। समाज के संपन्न लोग समाज के गरीब वर्ग की मदद करें, बस ये इसका पूरा लॉजिक है, और इसके लिए लोग आएंगे। अब सरकार किसकी बनती है, नेता कौन बनता है, कौन सांसद बनता है, नहीं बनता है, ये सारी चीजें अब सेकेंडरी हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें हर घर अधिकारी मिशन चलाना है, कि हमारे बहुजन समाज में स्पेशली हर घर से एक अधिकारी बनाना है हमको। जी, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है आपने। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किन किन राज्यों में आप लोगों से बातचीत कर चुकी हैं? और इंदौर में आपने कहा हेड ऑफिस होगा, और कहाँ कहाँ लोग रिस्पांस कैसा रहा? जैसे मैंने बताया कि 7 स्टेट्स मैंने अभी तक विजिट किए हैं, अलग अलग जगहों पे मैं गई हूँ। जैसे उत्तराखंड मैंने अभी विजिट किया, हिमाचल में मैं गई थी, वहां पर मैंने अपने लोगों के साथ बैठक की। पंजाब में मैंने बैठक की, उसके साथ दिल्ली में मैं ऑलरेडी गई थी, उत्तर प्रदेश में गई थी, मध्य प्रदेश में मैंने की, राजस्थान के कुछ जगहों पर जो राजस्थान के टच इलाके हैं, उनसे मैं वहां पर जाकर बात करके आई। तो ये विचार गोष्ठी के माध्यम से जब मैंने लोगों के सामने इसकी सिर्फ बात की, तो लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ऐसा अभी तक कोई सोशल वर्क कर नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कम्युनिटी में ये एकदम डार्क रियलिटी है हमारी कम्युनिटी की, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारे समाज के लोगों के साथ कहीं भी गांव में देहात में एट्रोसिटी हो जाती है, उस परिवार के साथ एक दिन तो फोटो क्लिक कराने और उस परिवार का हमदर्द बनने बहुत से नेता जाते हैं, लेकिन 5वें दिन उस परिवार की हालत क्या होती है, ये हम सबके सामने है। आज तक किसी भी आंदोलन में एक भी परिवार को
न्याय नहीं मिला है, ये रियलिटी है। ना हम लोग उस परिवार की फाइनेंशियल हेल्प कर पाते हैं, ना हम लोग उनको एक दैनिक जीवन जीने के लिए मोटिवेट कर पाते हैं, ना हम लोग उन लोगों को किसी भी तरह का जस्टिस में हेल्प कर पाते हैं, ना सोशल हेल्प, ना फाइनेंशियल हेल्प, ना मोटिवेट कर पाते हैं। तो ऐसी फैमिलीज की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मनीषा वाल्मीकि वाला केस कितना हाईलाइटेड था, हम सब ने देखा 2020 में जिस तरह का वो केस हुआ। आज क्या हालत है उस परिवार की, 5वां साल चलने वाला है। आज अभी रिसेंटली जब राहुल गांधी जी गए, उन्होंने खुद वहां पर जब परिवार से सुना, वो परिवार आज भी न्याय की भीख मांग रहा है। ना उस परिवार को न्याय मिला, जिस परिवार की बेटी चली गई उस परिवार को ना न्याय मिला। उस परिवार के जो 2 भाई हैं उस बहन के, वो ना नौकरी कर सकते हैं, ना अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा सकते। तो ये कितना बड़ा अन्याय है। इन लोगों की मदद करने कौन आएगा? क्या हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं? तो आंसर है नहीं। तो इस ऐप के माध्यम से और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग ये भी हेल्प करेंगे। एक तो हम लोग अगर कहीं भी एट्रोसिटी हो जाती तो हमारी टीम लीगल हेल्प करेगी। हम लोगों के लॉयर्स जाएंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपनी ही कम्युनिटी के अपने ही लोगों को। 5 अगर लॉयर जाकर वहां पर बैठेंगे तो लीगल सपोर्ट, आज हमारे गरीब लोग, जो हमारे समाज का एक गांव में बैठा व्यक्ति कोर्ट कचहरी जाने से डरता है, उसको नहीं पता है कानूनी व्यवस्था क्या है, उसे नहीं पता लड़ना कैसे है, ऐसे में इस परिवार को हौसला कौन देगा? तो हमारी लीगल टीम, साथ ही साथ हम लोग उस परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारी क्राउड फंडिंग का नेशनल इंटरनेशनल जो भी मनी आएगा, उस तरह के हम परिवार को क्राउड फंडिंग के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, एक मजबूती देंगे कि जो न्याय के लिए लड़े हमारा परिवार। और कभी भी अगर कहीं पर भी एट्रोसिटी हो तो दूसरी एट्रोसिटी हमारी समाज के ऊपर ना हो पाए, इतनी मजबूती देनी है हमें अपने लोगों को। तो इस तरह का काम अभी तो सिर्फ मैं देख रही हूँ ना, बहुत सच बोलती हूँ, स्पष्ट हूँ, ये तो आप जानते हैं और काफी समाज के लोग जानते हैं कि बोलने से चुकती नहीं हूँ, सच बोलती हूँ। सिर्फ और सिर्फ नौटंकी हो रही है समाज के साथ, कहीं कोई भी कहीं पर ना न्याय मिलता है, ना ही परिवार को। अभी एक रीसेंट केस मैं आपको बताती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई अक्टूबर में, उसके बाद में यहाँ पर आकर मैंने सुना कि मंदसौर में केस हुआ। वहां पर एक परिवार की एक 57 ईयर्स की एक लेडी है, उसके ऊपर गोली मार दी गई ठाकुरों के लड़कों ने। वहां पर एक प्रिंस और उसकी टीम ने मुझे बताया कि दीदी मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया और मैंने उसके ऊपर लोगों से बात भी की। आज उस परिवार की सुनवाई करने कोई नहीं गया। उस परिवार की महिलाओं ने रो रो के वीडियो बनाकर तक भेजी नेताओं तक कि आप प्लीज सुनिए, क्योंकि वो परिवार को जिन लोगों ने गोलीबारी की, वो आज भी वो अन्याय जो करने वाले लोग हैं वो फरार घूम रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर समुदाय से आते हैं और हम लोग यहाँ के लोग जो हम बहुजन समाज के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उन आंसुओं को पोंछने वाला कौन, कौन बनेगा उनका मददगार? तो हम सब मिलकर समाज बनेगी, क्योंकि हम सिर्फ ना एक चेहरे को बनाते हैं और एक चेहरे को बहुजन समाज पूरा सपोर्ट करने की उसमें लगा रहता है, और वो चेहरा अगर बिक जाता है तो सोचो पूरी समाज कहाँ गर्त में। आज सबसे बड़ी दयनीय स्थिति जो देख रहे हैं ना, जो चीज समझ चुकी हूं मैं समाज की, अब समाज को ना बहुत सपोर्ट की जरूरत है। ये सब कब तक अमली जामा, कुछ रोड मैप तैयार किया है? ये जो आप इकोनॉमिकल जो बड़ी बात कह रहे हैं, ये अगर इस तरह से हुआ तो ये गेम चेंजर होगा। तो जी, कब, क्या खाका है, क्या रोड मैप है, और कब तक ये सब इम्प्लीमेंट करने वाली हैं आप? ऑलरेडी हमारी टीम ने इसको ऐप को डिजाइन करना, ऐप का डोमेन वगैरह खरीदना सब कुछ स्टार्ट कर दिया है विद इन 1 मंथ। मेरी तो इच्छा थी कि मैं जाने से पहले, क्योंकि मैं 20 जनवरी को मेरी फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की, मैं वापस जा रही हूँ। मैंने 1 मंथ इसीलिए एक्सटेंड किया था क्योंकि मैं और समझना चाहती थी। देखिए वहां तो मेरा कमाना खाना मेरी जिंदगी है ही, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने टाइम को बढ़ाया और 3 महीने मैं इंडिया में रुकी। लेकिन मैं 20 जनवरी को वापस जा रही हूँ, तो उसके पहले मैं यहाँ पर करना चाहती थी कि इसकी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन मैं वहां से करूंगी। 10 देशों से, 10 देशों के लोग, जो हमारे बहुजन समाज के लोग स्पेशली जो रहते हैं विदेशों में, उन लोगों तक इस प्रोजेक्ट को समझाना है कि आप देखिए हमारी समाज की बस्तियों की स्थिति, उसमें अपना योगदान दीजिए। देखिए समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि आप नेता बन जाओ, समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि आप सोशल एक्टिविस्ट बन जाओ। आप जहां बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, जिस ओहदे पे बैठे हो, वहां से भी समाज सेवा कर सकते हो। आप समाज की फाइनेंशियल हेल्प करो, आप समाज को मोटिवेट करो, आप समाज की लीगल हेल्प करो, आप समाज को हर तरीके से मदद कर सकते हो। तब समाज का निर्माण होगा, जब समाज आगे क्या बढ़ेगा। तो उन जिनेवा से लोगों तक इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं? जिनेवा से ऐप लॉन्च अभी, करेंगे? यस, मैं इसकी लॉन्चिंग जेनेवा से करूंगी। और आने वाले टाइम में इस पूरे सोशल मूवमेंट को मैं यूनाइटेड नेशन से भी जोड़ूंगी, क्योंकि यूएन भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन में काम करते हैं उनकी हेल्प करता है। साथ ही साथ मैं अमेरिका में जाकर मिशेल ओबामा से भी जुड़ना चाहूंगी और उन्हें भी मैं बताऊंगी जो जो दलित राइट्स और दलित एजुकेशन के
ऊपर जो हम काम करें, क्योंकि वो ब्लैक व्हाइट इशू के ऊपर बहुत ही प्रबल तरीके से काम करती है। तो उनके साथ भी जाकर मैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के वहां से भी एक हेल्प लूंगी, और वहां से भी यहाँ पर हमारे जो दैनिक, क्योंकि सपना पूरा करना, मेरा सपना पूरा हुआ है तो मैं समझती हूँ एक स्टूडेंट लाइफ की जर्नी क्या होती है। उन्हीं पूरे पत्थरों के रास्ते पर से ही चलकर मैं निकली हूँ, तो मैं जानती हूँ कि वो, तो अगर आने वाले समय में एज अ सोशल एक्टिविस्ट अगर हम लोग ये काम कर पाए, और आने वाले 10 years में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज हम लोग लेकर आएंगे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। क्या भारत में लगभग आपके जो जो लोग हैं, जो सपोर्टिव लोग हैं, टीम तैयार हो गई है? ऑलरेडी हो गई है, मैंने कहा ना 7 स्टेट्स में तो मैं बात कर चुकी हूँ, और स्टेट्स में बात चल रही है। सभी स्टेट्स के लोगों को, क्योंकि ऐप इसलिए बना रहे हैं कि अभी जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वहां तक फोन और सोशल मीडिया जाता है आजकल, तो वहां तक का बच्चा, एक गांव में बैठा बच्चा एप्लीकेशन करेगा, बोलेगा दीदी हमें मदद की जरूरत है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आईआईटी में जाना है। तो आईआईटी में वो बच्चा जाएगा कैसे? अगर वो चाहता है कि वो 12th के बाद उसको अगर 3 लाख की फीस भर के हम अगर एक बच्चे को आईआईटी पहुंचा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। समाज को सिर्फ 100 रुपए देने की आदत डलानी कि भाई महीने के इंडिया के लोग सिर्फ 100 रुपए दो, आप क्राउड फंडिंग में ज्यादा मत करो। अगर आप, जो व्यक्ति जिस तरह से संपन्न है, अगर 1 लाख लोग 100 रुपए देंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कितना अच्छा पैसा जमा होगा और कितने बच्चों की हम भविष्य में चार हेल्प साल कर बाद पाएंगे। 4 साल बाद आप स्विट्जरलैंड से आई तो रिस्पांस अच्छा मिला, लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, खुश हैं, और लगा कि इस तरह या कहीं कोई कमी रहेगी? बस ये जो सम्मान लोगों ने दिया है, जिस दिन मैं पहले दिन आई आपने देखा होगा वीडियो वगैरह, किस तरह से लोग प्यार से मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, जिस तरह से पापा ने एक प्रोग्राम रखा 2 से 3 हजार लोगों का, उन लोगों ने जब उम्मीद, उनकी नजरों में जब मैंने उम्मीद देखी और जब उनका वो प्यार देखा, तो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि अब मुझे इनके लिए कुछ करना है। क्योंकि फॉरेन एजुकेशन के बाद फॉरेन सेटलमेंट मेरे लिए बहुत इजी है, मैं एक अच्छा 8-10 लाख का पैकेज महीने का लेकर बहुत सेटल्ड लाइफ जी सकती हूँ। लेकिन जब समाज की स्थिति देखती हूँ, बोलते हैं ना, किसी को पैसा कमाने से खुशी मिलती है और किसी को मदद करने से खुशी मिलती है। तो मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है हेल्प। मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद करती हूँ मुझे खुशी मिलती है, तो मैं उसमें ज्यादा फोकस तो करती एक हूँ। पर्सनल सवाल, रोहिणी घाबरी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो भारत आते जाते रहेंगी, या आप यूरोप में ही सेटल होंगी, स्विट्जरलैंड में? अभी देखिए 1 साल तो मैं प्रॉपर स्विट्जरलैंड में रहूंगी, क्योंकि मैं यूरोप और अमेरिका, यूके, यहाँ के लोगों को इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ूंगी। हो सकता है कि 1 साल बाद जब इसका पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले और मुझे लगा कि अब मुझे अपनी कंट्री में रहकर ग्राउंड पे काम करना है और सच में इसका एक बहुत अच्छा क्रेज बन रहा है और लोगों के सपने बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्विक रिजल्ट में मैं बिलीव करती हूँ। ये फोरकास्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ये पूरा प्रिडिक्शन पसंद नहीं है कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा तब ये बदलाव होगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा तब ये बदलाव होगा। हम आज बदलाव में बिलीव करते हैं, तो जब ये बदलाव 1 साल में दिखने लगेगा तो हो सकता है मैं वापस आ जाऊं, और लगा कि मेरी जरूरत और है वहां रहकर मैं और ज्यादा उसको इंटरनेशनली इसको मैं बूस्ट कर सकती हूँ, तो मैं अपने टाइम को एक्सटेंड कर लूंगी। आपको नहीं लगता कि सोशल वर्क तो आप कर ही रही हैं, कई सारे इनिशिएटिव पहले भी आपने लिया है, लोगों की मदद की है, विदेश जो लोग जाना चाहते थे आपने नंबर जारी किया, बहुत सारे मेल्स आए। आपको राजनीति में भी अब इंटरफेयर करना चाहिए। नहीं, मुझे राजनीति में अभी तो नहीं जाना है। जिस तरह की राजनीति, अब मैं इस टॉपिक पे भी बहुत अच्छा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स को भी मैं अभी यहाँ पर रहकर और वहां रहकर समझ चुकी हूँ। अभी क्या हो रहा है, पूरा बहुजन समाज राजनीति की तरफ भाग रहा है, उनको लग रहा है कि राजनीति से ही हमारी हमारा परिवर्तन। बाबा साहब ने जिस राजनीति की बात की थी ना, वो पॉलिसी मेकर्स की बात की थी, कि उस लेवल पर जाओ जहां समाज की तुम पॉलिसी चेंज कर पाओ, जो समाज के लिए तुम काम कर पाओ। एक सांसद बनने से समाज का भला नहीं होगा, वो इंडिविजुअल सक्सेस है। सोशल सक्सेस के लिए सबको सक्सेसफुल होना जरूरी है। तो रियलिटी ये है कि हमारी बहुजन पार्टीज तो अभी जीरो पे, दिस इज ट्रूथ, ये बिल्कुल सच है। तो हम कैसे कैसे राजनीति में बढ़े? बीजेपी कांग्रेस हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रही कि हम अपने लोगों के लिए काम कर पाए। तो बेटर है कि अभी अगर हम लोगों को अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी करना है तो हमें सोशल वर्क के थ्रू करना है। हो सकता है कि 10 years के बाद हम लोग इतने पावरफुल हो जाएं, हर एक सेक्टर में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लोग बैठ जाएं, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। अभी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक छल है, धोखा है, खासकर समाज के युवाओं को। आप इतनी साफगोई से बात करती हैं, इसके बहुत नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। नुकसान, मेरा नुकसान, इंडिविजुअल नुकसान से तो मैं कभी डरी नहीं हूं ना, ना मैं नाम या बदनामी से कभी डरती हूँ।
जो सही लगता है, जो सही बात है, उसमें मैं बिलीव करती हूँ। क्योंकि मैं जिस देश में वहां पर रहती हूँ 4 साल में, वहां पर ये सम्मान, नाम और ये बढ़ावा, इन सब चीजों का कोई लॉजिक ही नहीं है। वहां पर तो लोग अपने दिल की बात करते हैं और दिल का काम करते हैं। मैं भी वही करने लगी हूँ। अब जो ठीक है वो ठीक है। देखो, हर कोई व्यक्ति अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। तो आप फाइनली 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड वापस जा रही हैं? जी, मेरी दिन में फ्लाइट है दिल्ली से, तो मैं वापस जा रही हूँ। और जाने का मकसद भी ये कि बहुत कुछ सीख के, बहुत समझ के मैं जा रही हूँ। मैंने अपने समाज के युवाओं की, मैं दिल से बोल रही हूँ, मैंने स्थिति वो देखी है। 4-4 5-5 मुकदमे झेल रहे हैं हर हर जगह लड़के। मैंने जब इस पूरे काम को जब देखा ना, मैं हरिद्वार में गई, वहां पर बैठी, मैंने 2-2 बजे तक लोगों से मीटिंग की। जैसे लोगों को पता चला कि दीदी यहाँ पर आई है, तो वो अपने आइडियाज शेयर करने और अपनी व्यथा बताने के लिए जब मिलना उन्होंने शुरू किया, तो मैंने जब सुना, तो मैंने ये देखा कि समाज किस और आगे बढ़ रहा है। हम क्या होप दे रहे हैं कम्युनिटी के लिए। एक्चुअल में काम तो कोई करता हुआ दिख ही नहीं रहा है। सब एक होप की तरफ फिर भगा रहे हैं युवाओं को, ये कर लो, वो कर लो। कोई रियलिटी में आपने कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को रोड पे आंदोलन करते हुए देखा? आपने कितने स्वर्ण समाज के लोगों को? लेकिन हम लोग आंदोलन में उतर रहे हैं। देखो, बहन जी ने ये बात बोली थी और मैं उस पे बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आंदोलनों से समाज का कोई भला नहीं होता। उल्टा हम जिस चीज के आंदोलन के लिए जाते हैं, वहां न्याय तो मिलेगा नहीं, बल्कि जो लड़के वहां पर गए ना, उनके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। तो वो लाइफ टाइम ना गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ना फॉरेन एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ना फॉरेन जॉब के लिए जा सकते हैं। तो समाज का भला होने से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऐसे काम को क्यों करना है? जी जी बिल्कुल। और रोहिणी घाबरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ग्लोबली बहुजन समाज के लोग जानते हैं। और जब ये स्विट्जरलैंड में रहती हैं तो भी पूरा यूरोप घूमती हैं, अमेरिका भी जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं, बेल्जियम जाती हैं, नीदरलैंड जाती हैं। लोग भरोसा करते हैं और जिस तरह की इनिशिएटिव ले रही हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुजन समाज को एक शानदार नेता मिलने वाला है। सोशल रूप से, पॉलिटिकल रूप से मिलना भी चाहिए। शुक्रिया रोहिणी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी भी मोड़ पर नेशनल दस्तक की आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कहिए, हम लोग आप। और शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मैं कह रहा था कि आपको कभी भी लगे कि नेशनल दस्तक की हमें ज़रूरत है तो ज़रूर हमसे, हम भी आपके संपर्क में, आप भी संपर्क में। समय देने के लिए भी शुक्रिया। और हम आपके इस अभियान में आपके साथ हैं। ये थैंक यू, थैंक यू। नेशनल दस्तक ने तो मुझे पिछले 3-4 साल से बहुत हेल्प की है। ये हमारा खुद का चैनल मैं मानती हूँ। और बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि 10 मिलियन प्लस आपका चल रहा है अभी, जो कि एक बहुत बिग अचीवमेंट है। और ये सीरियसली एक बिग सक्सेस है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में हम ज्यादा लोगों के साथ और कनेक्ट मैं हो आपसे पाएंगे उम्मीद आपके चैनल करूंगा की कि वजह जब आप ग्लोबली जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि बहुजन समाज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये समाज का ही चैनल है, इसे जरूर देखें। से। जरूर, जरूर। जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। जय भीम। जय भीम। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए और संपर्क जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर रखें, कमेंट जरूर करें। और मेरी व्यक्तिगत रूप से भी गुजारिश है कि रोहिणी जी ने जो अचीवमेंट किया, अभी तक हासिल किया है, ये बड़ी बात है। जिस समाज में हम लोग हैं, उस समाज के लोग अभी भी यूरोप नहीं जा पा रहे हैं, हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं। बाबा साहब ने जो भी बदलाव लाया वो पढ़ाई के दम पर लाया, उनके पास डिग्रियां थी। रोहिणी भी विदेश में पढ़ रही हैं और समाज के लिए काफ़ी सोशली कंसर्न हैं। तो हमें इनकी बातों को मजबूत करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और रोहिणी घाबरी के हाथों को मजबूत कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।